नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल साइंस डिस्कस कर रहे थे जिसमें कि हमने बायोलॉजी का स्टार्ट किया हुआ था हमने क्लास। और इसके रिलेटेड जितने भी वीडियोस हमने अभी बनाए हुए हैं अभी तक, तो इसका जो है अलग से प्लेलिस्ट आपका बन गया है। तो आप लोग जो है सारे वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। और साथ में देखिए, इसके पहले भी मैंने आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का जनरल स्टडी का जो पोर्शन आपका है तो वो हमने फिनिश कर दिया है। तो उसको भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। तो ये आपके पेपर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपके हैं। और पेपर 1 में जो आपका जैसे हिंदी पूछा जाएगा तो उसका भी हमने क्लास स्टार्ट किया हुआ है। तो उसका लगभग 50% सिलेबस हमने आपका फिनिश कर दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं, उसका भी प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। और साथ में हमने हिंदी का भी पूरा कंप्लीट पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दिया है। तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग स्टडी करते रहिए। आपका जो नॉन टेक्निकल पार्ट का जो सब्जेक्ट आपके हैं पेपर 1 और पेपर 2 का, वो आपका हम पूरा कंप्लीट करा देंगे एग्जाम से पहले। बस आप लोग स्टडी करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज अपना लेक्चर बायोलॉजी का। तो आज जो है हम लोग न्यूक्लिक एसिड के बारे में देखेंगे, जो कि आपका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी इनसे काफ़ी पूछे गए हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से सुनना। तो देखिए, जो न्यूक्लिक एसिड है इसका डिस्कवरी किया गया था फेडरिक मेसर के द्वारा। तो इन्होंने जो है, जो सलमान फिश एक कैटेगरी होता है, तो उसके स्पर्म सेल में इन्होंने ये डिस्कवरी किया हुआ था। तो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं, तो ये स्मॉल बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारे किसी भी लाइफ फॉर्म्स के लिए असेंशियल होते हैं ये। तो न्यूक्लिक एसिड जो है, तो ये जो डीएनए और आरएनए जो पाए जाते हैं, तो उनके लिए ओवरऑल ये टर्म है। तो देखिए, जो न्यूक्लिक एसिड होता है तो इनके अंदर में जैसे कि ये न्यूक्लियोटाइड से कंपोज्ड होते हैं। तो जो कि ये मोनोमर्स होते हैं, रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं, जिसके अंदर में 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। तो पहला आपका हो गया जैसे कि शुगर कंपोनेंट रहते हैं, जिसमें कि 5 कार्बन शुगर्स रहते हैं। और दूसरा रहता है नाइट्रोजनस बेस। तो इसमें देखिए, जो नाइट्रोजनस बेस रहता है ना, तो वो आपका जैसे AgCT और एक U आपका होता है। तो जो कि इन्हीं दो के बीच में डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हैं डीएनए और आरएनए का। तो यहाँ पे जैसे आपका ए से और जी से जो सी और टी जो आपका दिया हुआ है इसमें, तो ये सारे इसके मीनिंग होते हैं, जैसे एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन और थायोमिन। और यू से आपका होगा यूरासिल। तो इन्हीं के बेसिस पे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं डीएनए और आरएनए का। और तीसरा आपका इसमें फॉस्फेट ग्रुप का है। अब यहाँ पे देखिए, जो डिफरेंशिएशन होता है डीएनए और आरएनए के बीच में, तो वो होता है यहाँ पे आपका शुगर के बेसिस पे। तो अगर शुगर जो है वो अगर कंपाउंड जो है, तो वो अगर राइबोज का होगा, तो पॉलीमर जो यहाँ पे होगा आरएनए का, तो वो उसको हम लोग बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। लेकिन अगर यही जो शुगर है अगर वो डिराइव हुआ है जैसे डीऑक्सी राइबोज से, तो वो जो पॉलीमर आपका बनेगा तो वो डीएनए का रहेगा, दैट इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इनका फुल फॉर्म जो है आपका यहाँ पे आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए का है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो देखिए, जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, जैसा कि आप फिगर में यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये डीएनए का और आरएनए का है। लेकिन जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है तो इसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ये दिया गया था वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। तो जो कि इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं हम लोग। तो डीएनए जो होते हैं तो ये जो है जितने भी न्यूक्लियस होते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर में ये पाए जाते हैं। और साथ साथ में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है तो उसके अंदर में ये पाए जाते हैं। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। और डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये इसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, जैसा कि आप फिगर में यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं डीएनए और आरएनए के बीच में कंपैरिजन। तो इनके बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन यदि आपका पूछा जाता है तो वो आप लोग इजिली कर लीजिएगा। तो देखिए, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसके अंदर में पेंटोस शुगर प्रेजेंट रहती है। और वहीं आरएनए जो है तो इसकी फुल फॉर्म होती है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसमें भी पेंटोस शुगर होते हैं। बस डिफरेंस क्या है कि जो नाइट्रोजनस जो बेस प्रेजेंट रहते हैं डीएनए के अंदर में, तो इसके अंदर में रहती है AgCT। AgCT का मतलब यहाँ पे ए का मतलब का जैसे एडेनाइन हो गया, गुआनाइन, और उसके बाद आपका साइटोसिन, और तीसरा चौथा आपका थायमीन है। तो ये जो है इसमें नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन आरएनए के अंदर में इसमें जो नाइट्रोजनस बेस जो प्रेजेंट रहते हैं, तो वो आपके जैसे ये तीन तो रहेंगे ही रहेंगे, एडेनाइन, गुआनाइन और साइटोसाइन आपका हो गया। लेकिन जो थायमाइन प्रेजेंट रहता है इसके अंदर में, जो जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है डीएनए के अंदर में, तो आरएनए में रहता है यहाँ पे यूरासिल। तो यही बस डिफरेंस है इनके दोनों दोनों के बीच में। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना है इसका। और देखिए, जो डीएनए होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉइल ऑफ लाइफ, या फिर इसको थ्रेड ऑफ लाइफ भी बोला जाता है। और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, जैसे कि आप फिगर में यहाँ पे आप देख सकते हैं। और देखिए, जो डीएनए है तो यही कैरियर होता है जेनेटिक प्रॉपर्टीज का। तो जो भी जेनेटिक इनहेरिटेंस जो एक्वायर्ड होती है, तो वो डीएनए के चलते ही होती है, और यही है कैरेक्टर को एक्वायर करता है। और बाकी देखिए, यहाँ पे जो डबल
डबल बॉन्डिंग जो बनती है इनके बीच में, जो यहाँ पे आपका नाइट्रोजनस बेस आपके दिए गए हैं यहाँ पे, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे मान लीजिए कि एडेनाइन का है, अगर ये जैसे आपका टी और यू के साथ ये जब भी बनेगा बॉन्डिंग बनती है तो वो डबल बॉन्ड रहती है। लेकिन अगर सी का जी के साथ यानी कि साइटो जो आपका इसमें दिया हुआ है साइटोसाइन और आपका गुएनाइन है, तो इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनती है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना। और देखिए जो न्यूक्लिक एसिड है, तो ये जैसे कि आपका बहुत सारे मोनोमर रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बना रहता है, जिसको कि हम लोग मोनोमर यूनिट बोलते हैं उनको। तो वो जो मोनोमर यूनिट होती है तो उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये जो आपका न्यूक्लिक एसिड है, तो ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपका दिया हुआ है कि व्हाट इज जेनोम। तो जेनोम हम लोग किस क्या बोलते हैं हम लोग। तो देखिए जेनोम जो होता है, तो ये और किसी भी ऑर्गेनिजम्स का उसके अंदर में जितने भी कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए जो रहते हैं, उसका साथ साथ में जो भी जीन्स रहते हैं, तो इसी को हम लोग जेनोम बोलते हैं। तो ये हर एक जीनोम जो होता है, तो उसके अंदर में वो सारे इंफॉर्मेशंस होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिजम्स को बिल्ड करना रहता है, फिर उनको मेंटेन करना रहता है, तो सारे इंफॉर्मेशन उस जीनोम के अंदर में प्रेजेंट रहती है। तो जीनोम आपका क्या हो जाएगा, तो ये कंप्लीट सेट ऑफ न्यूक्लियर डीएनए होता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर में। तो इसलिए राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डीएनए प्रेजेंट। तो डीएनए किसके अंदर में प्रेजेंट रहती है, तो इसका देखिए राइट आंसर जीन आपका हो जाएगा। जीन के अंदर में भी डीएनए प्रेजेंट रहती है, और यही डीएनए जो है जितने भी आनुवंशिक गुण जो होते हैं, जितने भी जेनेटिक कैरेक्टर जो होते हैं, तो वो सारे उनके वाहक होते हैं। तो वही सेम क्वेश्चन आपका इसमें अगला पूछा गया है कि अनुवांशिक गुणों का वाहक कौन होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैरियर मतलब जो होता है जेनेटिक हेरिटेंस का जितने भी रहते हैं, तो वो डीएनए ही आपका रहता है। तो राइट आंसर ऑप्शन टू आपका हो जाएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। क्योंकि आप जानते हैं जो न्यूक्लिक एसिड रहता है, तो वो जो है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना रहता है। तो इसके जो रिपीटिंग यूनिट्स होती है, यानी कि जो मोनोमर यूनिट होता है, तो वो है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड जो है, तो ये मॉलिक्यूल्स होता है जिसके अंदर में ये सारे कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं। जैसे आपका न्यूक्लियोसाइड हो गया, तो न्यूक्लियोसाइड ये आपके जैसे बेस और शुगर इन दो का कॉम्बिनेशन रहता है, और तीसरा आपका इसमें प्लस है फॉस्फेट ग्रुप। तो ये सारे मिल के बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। अब देखिए जो न्यूक्लियोटाइड जो होता है यहाँ पे, तो यही एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है हमारे डीएनए और आरएनए का। तो ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जैसे आपका डीएनए और आरएनए इनके ये क्या होते हैं, इनके बीच में डिफरेंशिएशन क्या होती है, तो इसके अंदर में न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहती है। तो यही आप जानते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड आपका है, तो वो न्यूक्लियोटाइड से ही मतलब कि यही जो होता है उसके मोनोमर यूनिट होते हैं, रिपीटिंग यूनिट्स। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर आपका दिखाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूक्लियोसाइड का और न्यूक्लियोटाइड्स का। तो न्यूक्लियोटाइड आपका जो है, तो ये आपका रहता है न्यूक्लियोसाइड प्लस में इसके बाद फॉस्फेट ग्रुप इसमें अगर जुड़ जाता है, तो आपको बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड आपका बन जाएगा यहाँ पे। और बाकी वहीं पे जो न्यूक्लियोसाइड आपका है, तो न्यूक्लियोसाइड में अंदर में आपका रहता है इसमें बेस और प्लस शुगर रहती है कंपोनेंट। तो देखिए जो जीन जो रहता है, तो जीन हम लोग बोलते हैं क्लस्टर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को। अगर यही जो आपका न्यूक्लियोटाइड है जिसके अंदर में न्यूक्लियोसाइड और प्लस फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, तो ये अगर उनका क्लस्टर बनती है, तो उसी को हम लोग जीन बोलते हैं। तो जीन आपका क्या हो जाएगा, एक तरीके से क्लस्टर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे जो भी फंक्शनल प्रोटीन्स होते हैं, और उसके साथ साथ में जो भी हमारे कैरेक्टर्स होते हैं बॉडी का, तो उन सभी का ये फैक्टर्स को ये डिसाइड करता है। तो जीन ही आपका होता है कि ये बेसिक हेरिडिटरी यूनिट होता है, जो कि हमारे हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए हमारा जो फिजिकल ट्रेट कैसा होगा हमारा, या फिर हमारा लुक कैसा होगा, हमारा अपीयरेंस कैसा होगा, आई का कलर कैसा होगा, तो उन सारे चीज़ों के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जीन। और अब जीन जानते हैं कि यही जो है ट्रांसफर होती है एक पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग के अंदर में, तो उसी के बेसिस पे उसके कलर या फिर जो और भी जो भी उसके अपीयरेंसेस होंगे, तो वो सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है। अब यहाँ पे एक टर्म आपका आता है म्यूटेशन का। तो म्यूटेशन देखिए ये एक जेनेटिक डिजॉर्डर होता है कि जिसके अंदर में जो है जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, तो इनका मिसमैचिंग हो जाती है। मिसमैचिंग कहने का मतलब जैसे आपका एजीसीटी जो है, तो इनके साथ में जो फॉर्मेशन जो होती है, तो वो अलग अलग टाइप की होती है, तो उनके बीच में मिसमैचिंग हो जाती है। तो इसी को बोलते हैं, टर्म को हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं। तो ये एक तरीके का ये एक जेनेटिक डिजॉर्डर होती है। तो इसका एग्जाम्पल आपका हो गया जैसे सिकल सेल एनीमिया का आपका हो गया। तो ये है आपका कि ये म्यूटेशन का ही रीजन है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका पूछा जाता है इसमें से कि जैसे न्यूक्लियोटाइड आपका है, तो न्यूक्लियोटाइड ये किसका बना रहता है, तो ये आपका जैसे न्यूक्लियोसाइड हो गया प्लस फॉस्फेट ग्रुप का हो गया।
अब यहीं पे क्वेश्चन आपसे ये अगर पूछा जाएगा कि न्यूक्लियोसाइड किसका रहता है कंपोनेंट ये, तो ये आपका बेस और प्लस शुगर, तो इन दोनों से ये मिल के बना हुआ रहता है, तो आपको इस पे ध्यान देना होगा। अब वहीं पे न्यूक्लियो जैसे आपका दिया हुआ है इसके अंदर में न्यूक्लियोसाइड आपका है, तो न्यूक्लियोसाइड अब में अगर हम इसमें फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देते हैं तो यही आपका बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से रिलेटेड। देखिए जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है तो इसका जैसे बहुत सारे केसेस में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि क्रिमिनल केसेस हो गया या फिर जो पेरेंटल डिस्प्यूट्स होता है, तो उन सभी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए तो इसको हम लोग बोलते हैं डीएनए प्रोफाइलिंग या फिर डीएनए टाइपिंग भी बोलते हैं, जो कि ये एलेक्स जेफरी के द्वारा डिस्कवर किया गया था। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज डिस्कवर्ड बाय तो एलेक्स जेफरी। तो ये आप लोग याद रखना, और इसी के बेसिस पे जितने भी केसेस होते हैं, जैसे कि आपका पेरेंटल डिस्प्यूट्स हो गया कि दो चाइल्ड के बीच में अगर झगड़ा होती है कि जैसे ये मेरा बच्चा है या मेरा बच्चा है, लोग कहते हैं हॉस्पिटल में, आप देखते होंगे ये चीज़, तो वहाँ पे सेम यही टेक्निक यूज़ की जाती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। तो उसके बेसिस पे ये पता चल जाता है कि ये डीएनए किसके साथ मैच कर रहा है, किस पेरेंट के साथ मैच कर रहा है। तो फिर उसके बाद ये जो डिस्प्यूट है वो सॉल्व हो जाती है। और इसके साथ साथ में जैसे बहुत सारे जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, मोस्टली जो है रेप केसेस जो होते हैं, तो ये भी वहीं पे सेम जो है यूज़ किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। इसी के बेसिस पे वो जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई की जाती है। तो इसके अंदर में सीक्वेंसिंग की जाती है वीएनटीआर का। तो वीएनटीआर आप लोग फुल फॉर्म याद इसका रखना है, इसका होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। तो ये एक मोस्ट जो कि यूजली आइडेंटिफाइड मेथड है, जिसमें कि इंडिविजुअल के सैंपल जो लिए आते हैं डीएनए का, तो उसमें एक यूनिक पैटर्न होती है उनके डीएनए के अंदर में, उसी के बेसिस पे देखते हुए उनको पहचान की जाती है। अब एवरेज के हिसाब से लगभग जो 99.9% जो डीएनए रहता है बिटवीन दो पर्सन के बीच में, वो लगभग सेम रहता है। लेकिन जो जिसमें जो डिफरेंस रहता है 0.1% का, तो वही जो है पर्सन्स को यूनिक बनाती है, और उसी के बेसिस पे कि हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब तक कि आइडेंटिकल ट्विंस ना हो, तो लगभग जितने भी और परसेंट जो 0.1% जो लोग रहते हैं, तो वो उनका यही 1.1% ही डिफरेंस रहती है उनके बीच में, इसी के बेसिस पे उसको आइडेंटिफाई की जाती है। और अगर आप ये सोचते होंगे कि जैसे दो पर्सन है जिनका जैसे कि मान लीजिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अगर उनका सेम हो जाए, तो ये प्रोबेबिलिटी जो है बहुत ही कम रहती है। अगर मान लीजिए ट्विंस है तो उनके बीच में, ट्विंस में ये थोड़ा सा हो सकता है कि उनकी सेम रहेगी, लेकिन सेम डीएनए जो फिंगरप्रिंट रहे उनका, तो ये कभी भी नहीं हो सकता है इनका, वो बहुत ही स्मॉल रहती है प्रोबेबिलिटी का। वो ट्विंस रहे तभी एक केस में आपका हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल के थ्रू आप यहाँ पे समझ सकते हैं किस तरीके से क्रिमिनल को आइडेंटिफाई की जाती है। जैसे मान लीजिए कोई क्राइम हुआ कहीं पे, तो वहाँ पे उसका ब्लड सैंपल रहेगा क्राइम सीन पे, तो उसका पहले कलेक्शन किया जाता है डीएनए का, मतलब कि उस ब्लड से डीएनए सैंपल कलेक्ट की जाएगी। और मान लीजिए कोई सस्पेक्ट पर्सन रहेंगे, दो पर्सन है सस्पेक्ट में है जिनके ऊपर में आरोप लगा जा सकता है कि इसने किया होगा, तो उनके भी सैंपल को लिया जाएगा, और उसके बाद फिर उनके जो मतलब कि स्पेसिफिक पर्सन जो डीएनए रहता है तो उसको मैच की जाती है। तो इसमें जिसके साथ भी मैच कर जाएगा, तो वो जो है सस्पेक्ट, मतलब कि वो पता चल जाएगा कि उसने क्राइम को कमिट किया हुआ है। और बाकी जो नहीं किया होगा तो उसका वो जो है आइडेंटिकल नहीं होगा जब कंपैरिजन की जाएगी। तो इस तरीके से केसेस को सॉल्व की जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके अंदर में डेप्थ होते हैं, तो आपको उतना नहीं जानना है, बस इंपॉर्टेंट जो भी आपका है तो वो चीज़ आप लोग यहाँ पे बस जान लीजिए। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि विच अमंग द फॉलोइंग शुगर इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, दैट इज डीएनए और आरएनए। तो डीएनए आरएनए का जो मतलब कि जो इसके अंदर में जो शुगर प्रेजेंट रहती है, तो वो कौन सी रहती है, तो वो आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर राइबोज शुगर आपका हो जाएगा। इसी के बेसिस पे मतलब कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसके अंदर में जैसे शुगर आपका प्रेजेंट है राइबोज का, तो उसको आरएनए बोलते हैं। अगर डीऑक्सी राइबोज प्रेजेंट है तो उसको हम लोग डीएनए बोलते हैं हम लोग। तो बस ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है, और साथ में जो शुगर कौन सा प्रेजेंट रहती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर। तो न्यूक्लिक एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक कौन होती है, तो इसमें देखिए जो न्यूक्लिक एसिड आपका होता है, तो ये मोनोमर यूनिट से मिलकर बना हुआ था है, जिसकी आपका न्यूक्लियोटाइड रहता है। तो न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे जब रहते हैं मोनोमर यूनिट में, जब आते हैं तो मतलब पॉलीमर चेन रिएक्शन बनाएंगे, तो वो उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लिक एसिड। तो राइट आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। और न्यूक्लियोटाइड जो आपका रहता है, तो ये होता है आपका न्यूक्लियोजाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, न्यूक्लियोजाइड भी आपका दिया हुआ है, तो न्यूक्लियोजाइड केवल ये आपका रहता है जैसे आपका वो शुगर हो गया और बेस रहता है, तो ये दो का कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर फॉस्फेट ग्रुप आपका उसमें अगर ऐड हो गया, तब वो न्यूक्लियोटाइड आपका बनेगा। तो आप लोग इसमें ध्यान से देखना, आपको मार्क करते समय आपको न्यूक्लियोटाइड पे मार्क करना है, न्यूक्लियोजाइड पे नहीं।
फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोजाइड। अब यहाँ पे आप फोकस कर, न्यूक्लियोजाइड आपका दिया हुआ है, तो देखिए न्यूक्लियोजाइड के अंदर में एक बेस रहता है और एक आपका उसके अंदर में शुगर प्रेजेंट रहती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। अब इसी में अगर फॉस्फेट ग्रुप अगर जुड़ जाएगा तो वो आपका हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड, जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका दिया हुआ है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर में क्या रहेगा आपका, न्यूक्लियोजाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। तो न्यूक्लियोजाइड के अंदर में अब जैसे कि बेस और शुगर तो आपका रहता है, तो इसमें देखिए आपका दिया हुआ है बेस और शुगर, और साथ में फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा इसमें। तो ये आपका बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड, जो कि ये मोनोमर यूनिट होता है डीएनए और आरएनए का। तो राइट आंसर ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, जो कि न्यूक्लिक एसिड हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड को। एंड न्यूक्लियोटाइड नहीं मतलब कि जो मोनोमर यूनिट बहुत सारे मिल जाते हैं ये, तो वही आपका बन जाएगा, मतलब कि डीएनए आरएनए बन जाते हैं न्यूक्लिक एसिड। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द कंपोनेंट्स ऑफ द आरएनए। तो आरएनए का इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है। तो इसमें देखिए जैसे डीएनए और आरएनए के बीच में जो डिफरेंशिएशन आपका है, तो एजीसीटी प्रेजेंट रहता है आपका डीएनए में, और एजीसी ये आपके प्रेजेंट रहते हैं आरएनए में, और यूरासिल उसमें प्रेजेंट रहता है टी के जगह पे। तो कंपोनेंट कौन सा नहीं रहता है आरएनए का, तो देखिए थायमिन जो आपका रहता है तो ये डीएनए का रहता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर में जगह पे क्या रहती है, थायमिन की जगह यूरासिल प्रेजेंट रहती है, इसी के बीच में दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन होती है। तो जो नाइट्रोजनस बेस जो प्रेजेंट रहती है, तो वो डिफरेंशिएशन इन्हीं के दो बीच से आप कर सकते हैं इजिली। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आगे भी हम इसका जल्दी आपका और भी क्लास इसका कंटिन्यू हम लोग कराते रहेंगे ये आपके, ताकि जल्दी से फिनिश हम कर देंगे आपका जनरल साइंस का पोर्शन। और बाकी जो आपके जनरल स्टडी के जो पोर्शन में आपके रह गए हैं, जैसे कि आपका सिविक्स का, पॉलिटी का हो गया, हिस्ट्री का होगा, ज्योग्राफी का हो गया, तो उनको भी हम बहुत ही जल्द फिनिश कर देंगे इसका। तो आप लोग भी, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करते रहो अपने फ्रेंड्स के अमंग, ताकि हमें मोटिवेशंस मिलता रहेगा। तो चलिए फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।